दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख 1 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से बात की है। जी हां, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ है। आपको बता दूं कि पीएम की मन की बात का यह 73वां एपिसोड है। जी हां, खास बात यह है कि साल 2021 का यह पहला मन की बात कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ दिन पहले देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की धूम रही है। इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देखकर देश बहुत दुखी भी हुआ है। हमें आने वाले समय में नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और फिर साहस का परिचय दिया है। दोस्तों एक समय था कि बिजली की किल्लत झेल रहे बिहार वासियों को अब भरपूर बिजली मिल रही है। आलम यह है कि 4-5 साल पहले जितनी बिजली की खपत गर्मी के दिनों में हुआ करती थी, अभी उतनी सर्दी के मौसम में हो रही है। यही कारण ही महज 6 वर्षों के भीतर ही बिहार में बिजली की खपत में 2 गुने से अधिक की वृद्धि हो गई है। जी हाँ, बिजली की उपलब्धता का आलम यह है कि साल 2012-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत मात्र 145 यूनिट थी। 6 साल बाद 2018-19 में यह 2 गुने से भी अधिक 345 यूनिट तक पहुंच गई। जी हां, मौजूदा समय में यानी कि अभी बिजली की खपत 400 यूनिट प्रति व्यक्ति तक आ पहुंची है। जी हां, दरअसल बिजली की खपत में वृद्धि का मूल कारण घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होना है। जी हां, समय से पहले हर गांव में बिजली पहुंचाने का रिकॉर्ड बिहार ने ही बनाया है। जी हां, बिहार की ओर से शुरू हुए बिजली कनेक्शन योजना के तहत 35 लाख से अधिक के बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। जी हां, इसी योजना को पूरे देश ने सौभाग्य योजना के नाम से भी अपनाया है। हर घर बिजली कनेक्शन के कारण घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। जी साल 2015 में बिहार में 55 लाख से अधिक उपभोक्ता थे, जो साल 2019 में बढ़कर 1 करोड़ 45 लाख हो गए हैं। जी जबकि मौजूदा समय में उपभोक्ताओं की संख्या अभी 1 करोड़ 62 लाख को पार कर चुकी है। दोस्तों बिहार के कोसी इलाकों में विलुप्त हो चुकी मोटी फसलों की ओर से एक बार फिर से विभाग की नजर इनायत हुई है। यानी कि विभाग की नजर पड़ी है। विभाग ने आगामी खरीफ मौसम में अन्य फसलों के साथ साथ मोटी फसल को भी शामिल करने का मन बना लिया है। सरकार भी मोटे अनाज में किसानों की भविष्य तलाश रही है। जी हाँ, मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को लुभाने का प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके लिए कृषि विभाग किसानों से विचार विमर्श करने लगा है। मोटी फसल में शामिल ज्वार, बाजरा, चीन, मड़ुआ आदि को शामिल किया जाना है। इसके लिए सरकार ने लक्ष्य भी तय कर लिया है। दोस्तों लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सभी वर्गों के नेता नहीं है। उनका कहना है कि हिंदू नेता के तौर पर ही मोदी की पहचान है और वे इसी पहचान के सहारे हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान जब उनसे एक एंकर ने पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले लोकसभा चुनाव में 306 सीटें जीत कर आए हैं, इतनी बड़ी जीत इंदिरा गांधी के बाद पहली बार किसी को मिली है, फिर भी आप उन्हें सभी वर्गों का नेता क्यों नहीं मान रहे हैं? तो इस पर अधीर रंजन चौधरी का जवाब आया और उन्होंने उनकी खामियां बताई। उन्होंने कहा है कि यूपी में एक भी मुसलमान को जगह नहीं दी क्योंकि मोदी उनके नेता नहीं बनना चाहते। हिंदू ज्यादा है, इस वजह से मोदी ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा है कि किसानों के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का ऑफर हमेशा से खुला हुआ है। जी आंदोलन को लेकर दिए गए बयान के बाद भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी आज जो बात कही है उनका हम स्वागत करते हैं। हमारी तो बस छोटी सी मांग है, तीनों काले कानून वापस लिया जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। उम्मीद है कि अब सरकार किसानों की ये छोटी सी मांग जरूर मानेगी। जी इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि हम बात करेंगे, लेकिन इस बात का पता नहीं चला कि जो कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी करते थे वे दिल्ली में किसानों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, यानी कि पत्थर चला रहे हैं। इन पत्थरबाजों का आपस में क्या कनेक्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। सेना और किसानों पर पत्थर ना चलवाएं, ये बातचीत में बाधा बनेंगे। जी हां, वही संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान पर कहा है कि किसान अपनी चुनी हुई सरकार को मनाने के लिए दिल्ली की चौखट पर आ गए हैं और इसीलिए सरकार से किसान संगठनों का बातचीत के लिए दरवाजा बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है। जी हम तीनों कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से निरस्त करवाना चाहते हैं और सभी किसानों के लिए एमएसपी पर कानून अधिकार की गारंटी मांग करते हैं।
दोस्तों, जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जी हां, इसके लिए किशनगंज जिले के 5 गांवों का चयन किया गया है। इनमें छगलिया, बेलवा, काशीपुर, लोहाडांगा, मोतिहारा तालुका और फिर बेलवा शामिल है। जी हां, कल बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने ने डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम का निरीक्षण करने के बाद ये बातें कही है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज के वैज्ञानिक और फिर केवीके के वैज्ञानिक नए नए शोध करें, जिससे कि अनानास की खेती बिहार के सभी क्षेत्रों में हो सके। साथ ही ड्रैगन फ्रूट की खेती भी संपूर्ण यानी कि पूरे बिहार में हो तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी और लोगों को कम कीमत पर ड्रैगन फ्रूट उपलब्ध हो सकेगा। जी हां, चाय की खेती को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। बिहार में अब महिलाएं भी शराब की तस्करी करने लगी है। जी हां, स्कूटी से शराब लेकर जा रही है एक युवती बुलबुल कुमारी को राजधानी पटना के पीर बहोर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, वह बिहारी साव लेन की रहने वाली है। पुलिस को खबर मिली थी कि युवती अपनी स्कूटी के अंदर शराब छिपाकर ले जा रही है। जी हां, इस खबर के बाद आसपास के इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपित युवती को गिरफ्तार कर लिया। जब उसकी स्कूटी की तलाश ली गई तो भीतर से शराब की 18 बोतलें निकली। जी हां, पुलिस ने युवती के ऊपर केस दर्ज कर लिया है। वह कई दिनों से शराब की सप्लाई के धंधे में जुटी हुई थी। जी हां, पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि युवती किन लोगों से शराब मंगवाती थी। उसके कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा ताकि शराब तस्करी में शामिल अन्य लोगों का पता चल सके। दोस्तों, किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग ट्रैक्टर के टायर के नीचे लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। लाल किले को अपमानित किया गया है। इन आंदोलनकारियों के खिलाफ देश के लोगों में गुस्सा है। किसी को भी भारत के तिरंगे और फिर लाल किले को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। लाल किला हमारी शान है, जहां प्रधानमंत्री आजादी के बाद से तिरंगा फहराते आ रहे हैं। ये सभी बातें हम नहीं बल्कि कोलकाता से बागडोगरा के रास्ते सुपौल जाने के क्रम में किशनगंज के ठाकुरगंज पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि किसानों का यह आंदोलन राष्ट्र से भटक गया है। वे लोग जिस तरीके का तांडव कर रहे हैं वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन जिस घटना को किसान नेताओं ने अंजाम दिया है ये लोकतंत्र नहीं है। जहां जवान किसान के बच्चे हैं और फिर जवानों को आंदोलनकारियों ने मारा पीटा है। सभी घायल सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान हैं। ये कैसे अन्नदाता हैं जो अपने जवानों को ही पीटते हैं। केंद्र सरकार ने पहले ही कहा है कि 1.5 साल तक कृषि बिल को स्थगित किया जाएगा। किसान नेता मानते ही नहीं है। जिद से लोकतंत्र नहीं चलता है। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड से जानना चाहे कि मदरसाओं को क्यों नहीं मान्यता दी जा रही है। बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड के वकील श्री प्रकाश श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की धारा 7(2)(n) तथा 24 को हाई कोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट इसे अवैध घोषित कर चुका है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग की ओर से जारी परिपत्र दिनांक 29/11/1988 तथा 1090 के आलोक में बोर्ड अपना कार्य संपन्न कर रहा है। उनका कहना था कि वर्तमान में बोर्ड ने संविधान के अनुच्छेद 28(2) के तहत सभी मदरसों की प्रबंध समिति को ट्रस्ट कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही बोर्ड ने आवेदन करने का निर्देश दिया है। उनका यह भी कहना था कि लोकायुक्त के आदेश दिनांक 29/11/2019 के बावजूद भी राज्य सरकार अब तक नियम नहीं बनाया है, जबकि मदरसा बोर्ड कानून 1981 से ही लागू है। यह 40 साल बीत जाने के बाद भी नियम नहीं बनाया जा सका है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए 7 फरवरी को पश्चिम बंगाल के हल्दिया पहुंचेंगे। जी, इन परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी, बंगाल के तमाम भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा की तैयारी में जुट गए हैं। हल्दिया में प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनकी लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन परियोजनाओं में पेट्रोलियम मंत्रालय के 3 प्रोजेक्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा इस वजह से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा ने इन चुनावों में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 दिन में यह दूसरा बंगाल दौरा होगा। इससे पहले पीएम मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। दोस्तों, बिहार में बारह चक्का से ऊपर गाड़ियों में बालू गिट्टी की ढुलाई पर रोक का असर अब साफ दिखने लगा है। जी हां, बिहार में निर्माण सामग्रियों की कीमतें आसमान छू रही है। कहीं बालू की किल्लत हो गई है तो कहीं छड़ के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में खपत के अनुसार निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं होने से कालाबाजारी भी बढ़ती ही जा रही है। वहीं अधिक दाम के कारण कुछ लोगों ने अपना कामकाज भी बंद कर दिया है। जी हां, पिछले महीने ही सरकार ने राज्य में पुलियों की सुरक्षा के लिए 12 चक्का से अधिक वाले ट्रकों में बालू, छड़ और अन्य निर्माण
निर्माण सामग्रियों पर रोक लगाई है। इसके बाद 12 चक्का से कम पहिया वाले ट्रकों से ही निर्माण सामग्री की ढुलाई हो रही है। ऐसे में 12 चक्का से अधिक ट्रकों में जितने सामान आ जाते थे उसके लिए अभी 2 ट्रक की जरूरत होती है। यही कारण है कि तय सीमा में ट्रकों से निर्माण सामग्री की ढुलाई नहीं हो पा रही है। 12 चक्का से अधिक ट्रकों में निर्माण सामग्री की ढुलाई की छूट मिले, इस मांग के समर्थन में बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन 16 जनवरी से ही हड़ताल पर है। जी हां, इसका असर भी होने लगा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु शेखर ने कहा है कि हमारी मांग है कि 12 चक्का से ऊपर की गाड़ियों में बालू गिट्टी ढोने का प्रतिबंध हटाया जाए। ऐसा नहीं होने के कारण ही हम हड़ताल पर हैं, जिसका असर पड़ना स्वाभाविक है। दोस्तों, बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जी हां, जिसको लेकर मौसम विभाग ने 1 फरवरी तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जी हां, इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है, क्योंकि 4 फरवरी से पहले राहत मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर से आने वाले हवाओं के कारण मौसम सर्द बना हुआ है। कल पटना, गया सहित पूरे बिहार में कोल्ड डे की स्थिति रही। बिहार में सबसे अधिक ठंड स्थान गया जिला रहा। जी हां, यहाँ का तापमान शनिवार को 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जी हां, राजधानी पटना का शनिवार का तापमान, न्यूनतम तापमान बताते हैं आपको 7.9 डिग्री था, जबकि अधिकतम तापमान 15 डिग्री। जी हां, बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले नमी तथा उत्तर पूर्व की दिशा से आने वाले हल्की गर्म हवाओं की वजह से घना कोहरा छाया हुआ है। जी हां, मौसम विभाग ने बताया कि 4 फरवरी के बाद ही मौसम में परिवर्तन होगा, जिसके बाद लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। दोस्तों, अपने सायराना अंदाज में सरकार को चुनौती देने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ धार भरी है। जी हां, किसान आंदोलन के हक में बोलते हुए नवजोत सिंह सिद्धू एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वे गुल नहीं जिसमें खुशबू नहीं, वे दिल ही नहीं जिसमें उल्फत नहीं, लाख जौहर हो सरकार में, एक इंसानियत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। दोस्तों, श्यामली के बिरसा गांव के रहने वाले विजय पवार नंगे बदन गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। कृषि कानून का विरोध करने वाले विजय पवार का यह तरीका लोगों को खूब भा रहा है। जी हां, आप भी देख सकते हैं फोटो में। विजय पवार कहते हैं कि वे किसान की बेटे हैं, इसलिए किसान के हक के लिए वे गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। विजय पवार के बदन पर 50 से ज्यादा शहीदों के नाम लिखे गए हैं। विजय पवार के बदन पर बड़े ही नायाब तरीके से एक पोस्टर लगा हुआ देखा जा सकता है, जिसमें लिखा गया है कि सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा। जाहिर है, किसान आंदोलन में शिरकत करके विजय पवार ने यह साफ कर देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार कृषि बिल को फौरन वापस ले, और अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तो फिर वे सरकार के खिलाफ आंदोलन को और तेज करेंगे। विजय पवार साइकिल पर सवार होकर श्यामली से गाजीपुर पहुंचे और इस बीच अपने बदन पर लिखे नारों के जरिए लोगों के बीच आंदोलन की ताकत को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं। जी हां, विजय पवार के मुताबिक उन्होंने सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर सरकार का जमकर साथ दिया था। जी हां, लेकिन कृषि बिल को देश विरोधी मानकर वे इसका विरोध कर रहे हैं। विजय पवार का मानना है कि सरकार रोजी रोजगार के अवसर पैदा करने में असफल रही है, वही मेहनत कश किसानों का नए कृषि कानूनों के जरिए हक छीनने का प्रयास कर रही है, जिसे देश के किसान फलीभूत होने नहीं देंगे। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले में फैली हिंसा पर पुलिस की जांच जारी है। जी हां, दरअसल 26 जनवरी के दिन जब पूरे दिल्ली में किसान संगठन ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, तब कुछ प्रदर्शनकारी निर्धारित रूट से अलग होकर लाल किले में तोड़फोड़ करने पहुंच गए थे। जी हां, अब सीसीटीवी और अन्य चीजों के जरिए जो जांच हुई है उसमें 5 लोगों को पहचाना गया है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक इन 5 लोगों पर पंजाब में आपराधिक मामले दर्ज है पहले से ही। जी हां, और राज्य पुलिस उन्हें पहले भी उठा चुकी है। फिलहाल उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। जी हां, सूत्रों का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों की पहचान कर ली है। इनमें से 5 से 6 लोगों की जानकारी पंजाब पुलिस से वेरीफाई भी की गई है। कुछ लोगों पर पहले जान से मारने की कोशिश का केस भी चल चुका है, जबकि अन्य को झड़प के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। जी हां, इसके अलावा कुछ हिंसक प्रदर्शनकारी दिल्ली के ही रहने वाले लोग मिले हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने से पहले सभी जरूरी सबूत जुटा रही है। दोस्तों, आरजेडी ने अपना विस्तार करने के इरादे से पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कमर कस ली है। जी हां, पार्टी के 2 बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक चुनाव पर रणनीति बनाने शनिवार को बंगाल रवाना हुए। माना जा रहा है कि ये दोनों नेता कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। जी हां, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कोलकाता रवाना होने से पहले कहा है कि पहले भी हम बंगाल में चुनाव लड़ते आ रहे हैं और हमारे वहां विधायक भी चुनकर जीत कर आए हैं, लिहाजा इस बार भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं।
वहीं राजद नेता श्याम रजक ने कहा है कि हम बंगाल के साथ साथ असम में भी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और दोनों जगहों पर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि बंगाल के चुनाव में राजद पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों से राह अलग होगी। जी हां, दरअसल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से समझौता करके चुनावी मैदान में उतर सकता है। जी हां, जबकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में रहेंगी। वहीं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का कांग्रेस और वाम दलों से अभी भी गठबंधन जारी है। दोस्तों, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के मीटर अब बड़े पैमाने पर प्रीपेड में तब्दील किए जाएंगे। जी हां, कनेक्शन प्रीपेड होने से उपभोक्ता बिना पेमेंट के बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने बिहार की 2 बिजली डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से राज्य में 23,40,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए करार किया है। जी हां, EESL ने बयान में कहा है कि यह पहली बार है जब राज्य में इतने बड़े स्तर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। इससे बिहार के बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों, नया बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी बड़ी राहत देने की तैयारी में जुट गए हैं। यह नई व्यवस्था के तहत अगर कोई भी व्यक्ति बिजली का नया कनेक्शन लेता है तो उसे सिक्योरिटी चार्ज नहीं देना होगा। ये पहले चार्ज दिया जाता था लेकिन अब नहीं देना होगा। ये व्यवस्था लागू होने से औसतन 1200 रुपए तक की बचत घरेलू कनेक्शन लेने वाले एक उपभोक्ताओं को होगी। व्यवसायिक कनेक्शन में यह राशि ज्यादा हो जाएगी। वर्तमान में बिजली घरेलू उपभोक्ताओं से 1 किलोवाट के कनेक्शन पर 400 रुपए सिक्योरिटी मनी के रूप में लेती है। औसतन 3 किलोवाट का कनेक्शन एक सामान्य उपभोक्ता लेता है। इस हिसाब से यह 1200 रुपए के करीब होता है। अब यह राशि को नहीं लिया जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगनी है। उच्च स्तर पर बिजली कंपनी को इस बारे में निर्देश दिया गया है। पहले में मीटर रेंज को माफ किया गया था। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने राजनीतिक भाषणों और राजनीतिक मुद्दों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने अपना अलग रंग दिखाया है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी एक कुकिंग यूट्यूब चैनल में नजर आए। टीम के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने खाना बनाने में भी मदद की। इस चैनल वालों की टीम के साथ राहुल गांधी जायका का आनंद ले रहे हैं। राहुल गांधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विलेज कुकिंग चैनल ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसे अपलोड किया है। वीडियो अपलोड होने के बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में राहुल गांधी नीले रंग की टी शर्ट और काले रंग की पैंट में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी इस वीडियो में बड़ी सादगी से भोजन का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के वीडियो में आने से पहले मशरूम बनाने की पूरी विधि दिखाई गई है। यह वीडियो पूरी तरीके से गांव के माहौल में तैयार किया गया है और इसी विधि से तैयार हुआ है। खाना बनाने के बाद राहुल गांधी इस वीडियो में दिखते हैं। हाथ जोड़कर टीम के सदस्य उनका स्वागत करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं पहले ही यहां आना चाहता था लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला। लेकिन बताइए कि कैसे आप लोगों ने बनाया है। राहुल गांधी ने खाना बनाने के बाद थोड़ी मदद भी की और फिर कहा कि मैं खाना बनाता हूं। जैसे ही मशरूम बिरयानी का ढक्कन खुला तो फिर उन्होंने भी तारीफ की और कहा कि खाने की सुगंध बहुत अच्छी आ रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर आई है। अगर छात्र हुनरमंद हैं तो फिर अब वो 10वीं की परीक्षा में फेल नहीं होंगे। CBSE छात्रों के लिए स्किल आधारित विषय लेकर आया है जो उन्हें क्लास पास करा देगा। इससे छात्रों का साल बर्बाद नहीं होगा। दरअसल CBSE के नए नियमों के मुताबिक यदि 10वीं के छात्र गणित या फिर विज्ञान में फेल हो जाते हैं लेकिन उन्होंने वैकल्पिक विषय के तौर पर भी स्किल आधारित विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस आदि को ले रखा है और उसमें पास हैं, तब छात्रों को पास ही माना जाएगा। उसे फेल माना नहीं जाएगा। बोर्ड की ओर से यह नियम उन छात्रों के लिए बनाया गया है जो पढ़ाई में कमजोर रह जाते हैं। CBSE स्कूलों के प्रधानाचार्यों का कहना है कि इस नियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्रों का एक साल बर्बाद होने से बचेगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव से पहले एक और झटका लगा है। TMC के 3 विधायक राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और प्रवीर घोषला बीजेपी में शामिल हो गए। रविवार को मंच पर बीजेपी का दामन थाम भी लिया। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर तीनों बीजेपी में शामिल हुए। कल पश्चिम बंगाल के हावड़ा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली हुई। ये तीनों विधायक कल इस रैली के मंच पर बीजेपी का झंडा थामा। आपको बता दें कि राजीव बनर्जी ने शुक्रवार को इस्तीफा दिया था।
दोस्तों हमेशा अपने यूजर्स के लिए कमाल की सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने के लिए कहा है। यह कंपनी ने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अपनी जानकारी ना शेयर करने के लिए कहा है और इसके साथ लोगों को मैसेज भेज भी दिया गया है। यह कंपनी द्वारा भेजे गए मैसेज में व्यक्तिगत जानकारी ना देने की बात कही गई है। इस मैसेज में लिखा गया है कि धोखाधड़ी के इरादे से भेजे गए ऐसे किसी भी संदेश से सावधान रहें जिसमें आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी केवाईसी डिटेल्स को अपडेट करने को कहा या फिर मुफ्त मोबाइल डेटा देने का वादा किया गया हो। अज्ञात संदिग्ध नंबरों से कॉल करने वाले को अपनी व्यक्तिगत जानकारी कभी भी शेयर ना करें, ना दे, सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि ठग लोगों को शिकार बनाने के लिए अलग अलग तरीके से ठगी करने की जुगाड़ ढूंढते रहते हैं। पहले आई खबरों के मुताबिक कई बार ऐसी खबरें आई है कि जियो और फेसबुक 6 महीने के लिए रोजाना 25 GB डेटा मुफ्त दे रही है। इसके साथ एक मोबाइल ऐप का लिंक भी दिया होता है। यह कंपनी का कहना है कि ऐसी मैसेज का बिल्कुल भी जवाब ना दे। इसके अलावा कंपनी का यह भी कहना होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको केवाईसी आदि के लिए भी मैसेज करता है तो उस पर प्रतिक्रिया ना दे। यह ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर परीक्षा सोमवार से है। यह परीक्षा समिति ने भीषण शीतलहर को ध्यान में रखकर परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर दी है। यानी कि बच्चे अब जूता मोजा पहनकर परीक्षा देने जा सकेंगे। यह समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार अपवाद स्वरूप में यह निर्णय छात्र के हित के लिए लिया है। परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर केंद्र पर परीक्षा दे सकते हैं। यह इंटर की परीक्षा 1 से 13 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा समिति ने परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा कंट्रोल रूम में काम करना शुरू भी कर दिया गया है। इस वर्ष परीक्षा के लिए राज्य में 1473 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्र पर 13,50,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वही पटना जिले में 85,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्र से 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है। इस दायरे में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल तैनात रहेगा और आज से परीक्षा स्टार्ट हो गई है। दोस्तों हमें कई तरह के वित्तीय कार्यों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। यानी कि पैसे लेन देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि पैन कार्ड नहीं होने के चलते लोगों के आवश्यक वित्तीय कार्यों में देरी हो जाती है या फिर वे अटक जाते हैं। अगर आपको भी तत्काल पैन कार्ड की जरूरत पड़ गई और आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो फिर चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। आप चंद मिनटों में ऑनलाइन अपना ई पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको लंबा चौड़ा आवेदन फॉर्म भरने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप महज आधार नंबर के जरिए पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके तहत आधार ई केवाईसी के जरिए तत्काल पैन कार्ड जारी होता है। वैध आधार कार्ड रखने वाले लोग इस सुविधा के तहत अपना पैन कार्ड 10 मिनट में भी कम समय में बनवा सकते हैं। ये पूरी तरीके से फ्री है, यानी कि निःशुल्क सुविधा है। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। आपको ई पैन के लिए अप्लाई करने के लिए केवल 12 अंकों का आधार नंबर डालने की जरूरत होगी। हालांकि इसके लिए मोबाइल नंबर का आधार नंबर के साथ लिंक होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल में अब राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क और फिर आम मरीजों को 16 से 34 रुपए में डायलिसिस सुविधा मिलेगी। शनिवार को डीएम प्रणब कुमार और सीएस डॉक्टर एसपी सिंह ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कहा है कि इस सुविधा के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता था या फिर किसी निजी अस्पताल के भरोसे रहना पड़ता था। अब गरीबों जरूरतमंदों को इससे काफी मदद मिलेगी। दोस्तों कांग्रेस में कलह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वो भी जब उनके सामने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस बिहार प्रभारी भक्त चरण दास मौजूद थे। हंगामा के बारे में बताया जा रहा है कि सर्किट हाउस में कांग्रेस की बैठक हो रही थी। इस दौरान ही कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर कई तरीके के आरोप लगाने लगे। किसी तरीके से बीच बचाव करके हंगामा को शांत कराया गया। इससे पहले भी पटना में बैठक के दौरान नए कांग्रेस प्रभारी के सामने कई बार हंगामा हो चुका है। भक्त चरण दास ने कांग्रेस नेताओं को सुधारने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसका असर कांग्रेस के नेताओं पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और राजद समर्थकों के लिए एम्स से एक राहत भरी खबर सामने आई है। लालू प्रसाद यादव पर दवाइयों का असर काफी हुआ है। उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव का यूरिया क्रिएटिनिन काफी बढ़ा हुआ था, जिसमें अब सुधार हो रहा है। दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद यादव का इलाज कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर यादव की अगुवाई में विभिन्न विभागों के डॉक्टर कर
कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मेरी जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव निमोनिया से भी पीड़ित थे, लेकिन फिलहाल उनकी सेहत पहले से काफी बेहतर है। बताया जा रहा है कि शरीर में संक्रमण बढ़ने की वजह से उनका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन इलाज के कारण काफी फर्क पड़ा है और दवाइयों का भी असर हुआ है। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव के छाती के इन्फेक्शन में भी सुधार हुआ है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव लंबे समय से मधुमेह और दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। दोस्तों, बिहार विधान परिषद के लिए हाल ही में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने खुद को बिहार में मंत्री पद की रेस से बाहर बताया है। केंद्रीय फील्ड में काम कर रहे शाहनवाज हुसैन को जब बिहार में एमएलसी बनाया गया, उसके बाद लगातार ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कैबिनेट के विस्तार में भी उन्हें जगह दी जाएगी। शाहनवाज हुसैन आज सुपौल जिले पहुंचे तो वहां भी उनसे यही सवाल मीडिया ने पूछा। इसके बाद शाहनवाज हुसैन ने खुद को मंत्री पद की रेस से बाहर बताया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उनके लिए संगठन सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए गौरव की बात है कि वे दिल्ली में केंद्रीय टीम के साथ काम कर रहे हैं और साल 2005 से केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जोर शोर से जुटी बीजेपी रविवार को हावड़ा में विशाल रैली की। इस रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। हावड़ा में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 10 साल पहले लेफ्ट को हराते हुए तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ममता बनर्जी ने बदलाव का वादा करते हुए मां माटी मनुष्य का नारा दिया था, लेकिन आज उनकी पार्टी के लोग उन्हें छोड़ रहे हैं। क्या हुआ उनके नारे को? अमित शाह ने यह भी कहा कि ममता जी चुनाव आते अकेले खड़ी रह जाएगी। आपको बता दें कि इस साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। अमित शाह को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाना था, लेकिन अचानक उनका दौरा रद्द हो गया, लिहाजा वे दिल्ली से ही रैली को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से राम के जन्म स्थान को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने चित्तवन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अपने धैर्य के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राम के जन्म स्थान में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। केपी शर्मा ओली का इशारा वीरगंज के पास स्थित एक जगह से है, जिसे वे पहले से भी असली अयोध्या करार दे चुके हैं। हालांकि अब उनके बयान पर भरोसा ही नहीं। नेपाल के नेता ने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि अयोध्यापुरी में राम मंदिर निर्माण के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। यह राम की मूर्ति का निर्माण पहले ही हो चुका है। दोस्तों, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने को रेलवे ने सभी ट्रेनों के पेंटी कार्ड से भोजन परोसने वाली व्यवस्था पूरी तरीके से बंद कर दी थी। यही नहीं, स्टेशनों पर भी भोजन परोसने अथवा बेचने पर भी रोक लगा दी थी। ट्रेनों में आईआरसीटीसी की ओर से उपलब्ध कराई जा रही ई कैंटीन सेवा को भी बंद कर दिया गया था। यह ट्रेन परिचालन शुरू होने के बाद यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी ट्रेन में भोजन को लेकर हो रही थी। इसको देखते हुए रेलवे 1 फरवरी से यानी कि आज से ट्रेनों में ई कैंटीन सेवा की शुरुआत करने जा रही है। यह सेवा देश के 62 स्टेशनों पर 1 फरवरी से यानी कि आज से शुरू होगी। फिलहाल पटना समेत पूर्व मध्य रेलवे जोन के 4 स्टेशनों पर ई कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दोस्तों, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी पश्चिम बंगाल और फिर असम विधानसभा चुनाव के मैदान में भी उतरेंगे। पार्टी ने इन दोनों ही राज्यों की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने इस बात की घोषणा की है। एएनआई से बात करते हुए खालिक ने बताया कि लोजपा ने पश्चिम बंगाल और फिर असम में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि फैसला लेने से पहले दोनों राज्यों की पार्टी इकाइयों से विचार किया गया, जिसके बाद दोनों ही प्रदेशों में इलेक्शन में उतरने का निर्णय लिया गया। खालिक ने बताया कि इससे पार्टी को बढ़ाने और फिर मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि लोजपा ने केंद्र की एनडीए सरकार में साथ रहते हुए पहले झारखंड विधानसभा के लिए अलग चुनाव लड़ा। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि इन दोनों ही राज्यों में परिणाम पार्टी के लिए दुखद ही नहीं बल्कि झारखंड में उनका खाता भी नहीं खुला। तो बिहार में महज 1 सीट ही जीत पाए, लेकिन वो भी सीट अब खाली होने वाली है। वो भी अब नीतीश कुमार के पाले में जाने वाली है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यह था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।